प्यारे विद्यार्थियों, अगर दुनिया में सिर्फ एक दीपक भी जलता रहे, तो क्या सच में दुनिया का अंधेरा समाप्त हो सकता है? आज हम जानेंगे एक ऐसी कविता का रहस्य और सारगर्भित प्रश्न अभ्यास को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको जीवन में कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती रहेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी मल्हार का पाठ 7 जलाते रहो का प्रश्न अभ्यास। और इसमें हम समझेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न अभ्यास का फर्स्ट पोर्शन है, पहला भाग है पार्ट सी, जिसके अंतर्गत आता है कि आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। यानी इस कविता को हम और अधिक गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार हमारी मित्रता किसी व्यक्ति से घनिष्ठ होती चली जाती है, गहरी होती चली जाती है, तो हम उसके बारे में और अधिक जान लेते हैं। उसी प्रकार से इस कविता के संदर्भ में कहा गया है कि हम इससे अपनी मित्रता और अधिक घनिष्ठ बना लेते हैं, अर्थात इसके बारे में और अधिक गहराई से जानने की कोशिश कर लेते हैं। इसके लिए नीचे दिए गई कुछ गतिविधियां हैं। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता को अनुभव करें, और बिल्कुल हो सकता है आपको कविता को फिर से पढ़ना पड़े। तो इसका फर्स्ट पोर्शन है मेरी समझ से, यानी कि मोटा मोटी आपने कविता को कितना समझा। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? सटीक माने एब्सोल्युटली राइट, 100% राइट। तो वैसे तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, चारों सही लग सकते हैं, लेकिन इनमें से एक बिल्कुल सही उत्तर है। उसके सामने आपको तारा यानी कि स्टार यानी कि सितारा बनाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? तो चार बातें यहाँ पर हैं, चार विकल्प यहाँ पर उपलब्ध हैं। भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, और चौथा विकल्प है तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इसमें इस कविता में कौन सी बात मुख्य रूप से कही गई, यानी इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो इस कविता का केंद्रीय भाव पहला जो ऑप्शन है वही है, यानी कि भलाई के कार्य करते रहना। तो इसी के सामने आप स्टार लगा देंगे। अब दूसरा प्रश्न है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। तो जला दीप पहला तुम्हीने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। ये कविता हमने पढ़ी थी। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इस कविता का सरलार्थ भावार्थ हमने अच्छे से समझाया है, तो आप वहां जाकर के भी इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो यह वाक्य किससे कहा गया है? किससे? तो किससे कहा गया है? तूफान से कहा गया है, मनुष्यों से कहा गया है, दीपकों से कहा गया है, या तिमिर से कहा गया है? तो चार विकल्प आपके सामने हैं प्यारे बच्चों। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपको बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है? तो इसका दूसरा विकल्प, यानी कि मनुष्यों से। ये बात किससे कही गई है? मनुष्यों से की कही गई है। तो इसी के सामने आप स्टार लगा देंगे, सितारा बना देंगे, पेंसिल लेकर के बैठे। ख पार्ट इसका देख लीजिए। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने विद्यार्थी या अपने जो मित्र हैं उनके साथ आपको इसका डिस्कस करना है कि आपने इन उत्तरों को क्यों चुना है, और क्यों चुना है ये हम कारण साथ साथ आपको बता करके चले हैं। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है प्यारे बच्चों, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो अपने समूह में जो भी आपका ग्रुप है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें इन पर चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों के साथ
मिला दीजिए। इसके लिए आप शब्द को इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो मैं विनोद कुमार वेदालंकार, आपका शिक्षक, आपकी सहायता करने के लिए यहाँ तैयार बैठा हूं। बस आप वीडियो देखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं जी। तो क्या कह रहे हैं इसमें, पहला देख लेते हैं। इसमें दो कॉलम बना लो, आप एक सारणी बना सकते हैं। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं शब्द और राइट हैंड साइड लिख सकते हैं अर्थ या संदर्भ। तो पहला शब्द है अमावस। तो अमावस, तो अमावस के साथ आप किसको जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे? तो आप अगर बहुत गहराई से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या क्या पता चलने वाला है? कौन सा विकल्प आपने चूज किया इसके लिए? तो फर्स्ट को आप फोर से मिला देंगे, यानी कि अमावस। अमावस का मतलब है कि अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस तिथि को अमावस्या या अमावस कहते हैं। वह महीने का बीच होता है। ठीक है, 15 दिन उससे पहले, 15 दिन बाद। ओके, आगे चलते हैं जी। पूर्णिमा, पूर्णिमा नाम से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है, जहां पर महीना, माह माने मास, पूर्ण माने पूर्ण हो गया, जहां पर महीना पूर्ण हो जाता है। तो इसको आप सेकंड पार्ट को, सेकंड शब्द को आप फर्स्ट कॉलम से मिला देंगे, फर्स्ट बिंदु से मिला देंगे, पहले बिंदु से। पूर्णमासी, पूर्णमासी वह तिथि है जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है जी। तीसरा शब्द है विद्युत दिए। विद्युत दिए माने बिजली के बल्ब। तो इसको किससे मिलाएंगे? सेकंड से। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब या उपकरण। ठीक है जी। और तीसरा इसमें शब्द क्या है? सॉरी, चौथा क्या है? युग। तो युग बच गया किससे मिलाने के लिए? तीसरे बिंदु से मिलाने के लिए। ठीक है जी। समय, काल, युग संख्या में 4 होते हैं, जैसे कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और अभी कौन सा चल रहा है प्यारे बच्चों? कल युग। कौन सा चल रहा है? कल युग चल रहा है। ठीक है, तो इसको युग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह टॉपिक या प्रश्न हल हो जाता है। अगला बिंदु देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। लेखन पुस्तिका में लिखिए का मतलब क्या है कि आपको अपनी एक्सरसाइज की नोटबुक जो है, एक्सरसाइज नोटबुक जो है, उसमें इसका भावार्थ लिखना है। तो पहले हम कविता का जो अंश है उसको पढ़ लेते हैं। वैसे हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो कवि ने यहाँ संदेश दिया है। कवि ने कविता के इस भाग में हमें यह संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है, युगों युगों से चल रही है। हमें निराश और हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर एक भी दीपक संसार में जलता रहा तो मानवता फैलती रहेगी, इंसानियत फैलती रहेगी, इंसानियत रूपी धर्म फैलता रहेगा। प्रेम, त्याग और ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे ही और जीवन सार्थक बनता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगला बिंदु है सोच विचार के लिए। तो इसके तहत क्या कहते हैं कि कविता को एक बार फिर से पढ़िए। देखिए, कविता के अगर गहराई में जानना है, गहराई में जाना है, जैसे मित्र के बारे में आपको गहराई से जानना है, तो बार बार आपको उससे मिलना पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा,
उसी प्रकार से यदि कविता के बारे में भी आपको बहुत गहराई से जानना है तो कविता को भी बार बार पढ़ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और आपको पता लगाना है और अपनी लेखन पुस्तिका में यानी कि एक्सरसाइज नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न यहां पर है, कविता में क्या प्रश्न है, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कहां पर, परीक्षा में। तो आप इसको इंपॉर्टेंट साइन लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। तो अमावस, निशा, तिमिर की सरिता, तिमिर की शिला, पवन, तूफान, ये सभी शब्द जो हैं ये अंधेरे या तिमिर के लिए जो है इस कविता में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। क प्रश्न का उत्तर संपूर्ण हुआ। ख, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है। देखिए, पहले इस कविता के बारे में बताया है। प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें कि यह उत्साह को जगाने वाली है, आशा को जगाने वाली है, और दो प्रश्न पूछे गए, एक प्रश्न में ही दो प्रश्न है। इसमें क्या आशा है और ये आशा क्यों की गई है। तो ठीक है, हम इसका उत्तर दे देते हैं। तो देखिए, ये कविता जीवन रूपी दीपक में स्नेह, प्रेम और अपनापन रूपी जो तेल है वो भरकर आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देती है। निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। मानव और विश्व के कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। जो महापुरुषों ने हमारे लिए श्रेय मार्ग दिखाया है, हमें उस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। प्रेम, सद्भावना, अहिंसा, मानवीय सौहार्द, ये जीवन के मानवीय मूल्य हैं और जीवन को इन मानवीय मूल्यों को अपनाने में ही खुशहाल बनाया जा सकता है। तो जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक अपने सुंदर जीवन की और सुंदर जीवन के सुंदर भविष्य की नींव रख सकती है। प्यारे बच्चों, कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करती है, जो मैंने आपको कल भी बताया था, वसुधैव कुटुंबकम। और क्या दूसरा सूत्र हमारे वेदों में क्या दिया है, अहिंसा परमो धर्म। तो इन सूत्रों को यदि हम अपना लेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल बन जाएगा। गए प्रश्न देखिए, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। तो इस प्रश्न को भी ध्यान से समझना है। इस प्रश्न के भी दो पार्ट हैं। पहला किसे जलाने के बारे में पूछा है और दूसरा किसे बुझाने के बारे में पूछा है। तो उत्तर हम दे देते हैं। कविता में मनुष्य को आशा रूपी दीपक, उम्मीद रूपी दीपक जलाकर रखने की बात कही गई है। स्नेह से भरे हुए दीपक चारों ओर जले और बिना स्नेह वाले जो बनावटी विद्युतीय दीपक हैं उनको बुझा देना चाहिए, उनको बुझाने की बात की गई है। बनावटीपन के को बुझाने की बात की गई है। पाखंड और आडंबर को मिटाने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि जो पाखंड है, आडंबर है, बनावटी वस्तुएं हैं, ये जीवन में स्ट्रेस पैदा करती हैं, तनाव पैदा करती हैं, बाधा पैदा करती हैं और उनके पीछे केवल स्वार्थ ही छिपा होता है। परमार्थ की उनके पीछे किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं होती। ठीक है मेरे बच्चों, अगला पॉइंट है इसमें कविता की रचना। तो कविता की रचना, जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे उसके लिए आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी आपको तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर छोटी क्लास में। तो मैं कैसे बड़ी क्लासेस के लिए तैयारी चल रही है, मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास करें। आप हाथों से ताल दे सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा है या अलग अलग समय लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो पूछ रहे हैं आपसे। तो आपने अवश्य ही इस बात को अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय ही लगता है। केवल इन दो पंक्तियों की ही बात नहीं है, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। और इस विशेषता के कारण यह कविता
और अधिक प्रभावशाली हो जाती है और इस प्रकार की कविता गेयात्मक गुण को लिए हुए होती है। कहने का मतलब क्या है कि इसको गाया जा सकता है। तो आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अधिक बहुत सारी विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। तो यहां पर जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, वैसे ही कविता के अंदर भी एक होता है शिल्प सौंदर्य और एक होता है भाव सौंदर्य। यानी कविता का जो हार्डवेयर है वो कविता का शिल्प सौंदर्य है, और कविता का जो अर्थ है, कविता के अंदर जो भाव है, उनके अंदर जो सौंदर्य है उसको कहते हैं भाव सौंदर्य, वो कविता का सॉफ्टवेयर है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अधिक विशेषताएं जो है दिखाई देंगी। तो कै पार्ट इसका क्या है, इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए, अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को दो चार दो चार के क्रम में बांटा गया है गाने के लिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है इसकी एक सूची बना सकते हैं। ख पॉइंट क्या है कि अपने समूह की सूची, यानी जो आपके फ्रेंड सर्किल ने बना करके, आपके दोस्तों के समूह ने जो सूची बनाई है उसको कक्षा के साथ आप उसको साझा कर सकते हैं। कविता पर आधारित रचनात्मक गतिविधियां हैं, ये विद्यार्थियों को स्वयं करनी है। अपने अध्यापकों व साथियों की सहायता से इस प्रोजेक्ट वर्क को, इस गतिविधि को पूरा करें। यह आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर से अगला पॉइंट आ जाता है, कौन सा पॉइंट आ जाता है, मिलान। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा, मिलान। यह जो मिलान नामक बिंदु है, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत एक जो है तालिका दे रखी है, और इस तालिका में दो स्तंभ हैं, दो कॉलम हैं, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। इनमें कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, इन पंक्तियों के भाव आपस में मिलते जुलते हैं। तो आपको जो है क्या कह रखा है कि पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए, यानी कि पेंसिल से आपको इनको मिलान करना है। ठीक है जी, तो मिलान कर लेंगे। तो स्तंभ क और स्तंभ ख, यानी स्तंभ एक और स्तंभ दो। तो इसमें क्या है, स्तंभ एक का फर्स्ट पॉइंट देखिए, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। ध्यान से पढ़िए, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इसको स्तंभ दो के तीसरे बिंदु से मिला दीजिए, जो है विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा जरूर मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि संसार के अंदर, जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से कभी न कभी जरूर तलाश लेंगे। सेकंड पॉइंट है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसको किससे मिलाएंगे, सेकंड को फोर्थ से मिला देंगे। तो फोर्थ क्या है, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास हमें हमेशा करते रहना है, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा हमें तत्पर और तैयार रहना है। थर्ड पॉइंट है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो थर्ड पॉइंट को सेकंड से मिला देंगे, यानी विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। ठीक है, और चौथा बिंदु क्या है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। इसको फर्स्ट पॉइंट से मिला देंगे, यानी विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना, दूसरे की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से बिल्कुल प्रगति नहीं होगी। ठीक है, बल्कि वो स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है, प्रगति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। ऐसा रास्ता आपको हमेशा विनाश की तरफ ही ले जाएगा। अगला बिंदु है इसमें अनुमान और कल्पना, अनुमान या कल्पना से। तो अब आपका जो कॉग्निटिव लेवल है, आपका जो मानसिक स्तर है, उसकी उसके विकास की बात करते हैं। तो अपने समूह में मिलकर आपको चर्चा करनी है। इसका क्या पॉइंट क्या है, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। तो दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाना चाहूंगा। एक बार की बात है, अंधकार जो है वो भगवान विष्णु के पास पहुंचा, और भगवान विष्णु के पास जाकर के कहने लगा कि प्रभु, आप मेरा फैसला कर दीजिए, मुझे न्याय चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है भाई, पूछो आपको क्या समस्या है, हम आपका न्याय करेंगे।
हमने जो है सृष्टि का संचालन करना है तो आपको न्याय जरूर देंगे। तो अंधकार ने कहा कि प्रभु, मैं जहां जहां भी जाता हूं, प्रकाश मुझे खत्म कर देता है, सूर्य मुझे खत्म कर देता है, सूर्य मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया? भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, हम आपका न्याय कर देंगे, लेकिन न्याय दोनों पक्षों की बात सुने बिना तो हो नहीं सकता। तो चलो ठीक है, आप दाईं तरफ खड़े होइए, हम बाईं तरफ के कटघरे में, न्याय के कटघरे में सूर्य को बुलाते हैं, प्रकाश को बुलाते हैं। प्रकाश को सूर्य को बुलावा भेजा। सूर्य देव जो प्रकाश के देवता है पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो अंधकार वहां से गायब। भगवान विष्णु ने सूर्य और प्रकाश के देवता से पूछा कि भाई, तुम अंधकार के पीछे क्यों पड़े हुए हो? सूर्य ने कहा, प्रकाश के देवता ने कहा, प्रभु, कौन अंधकार? मैंने तो आज तक अंधकार को देखा ही नहीं। अंधकार शब्द ही मैंने आपके मुंह से सुना है। मैं अंधकार को जानता नहीं, मेरा उससे क्या लेना देना है? उसने मेरा क्या बिगाड़ दिया है? मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगा भाई? ठीक है, और अगर ऐसा ही है तो कृपा एक बार मुझे अंधकार से मिलवा दीजिए। अब भगवान विष्णु के सामने बड़ी समस्या कि भाई, सूर्य को यानी कि प्रकाश के देवता को अंधकार से कैसे मिलाया जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, अगर अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश क्या है? अंधकार की अनुपस्थिति। और अंधकार क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो दिया माने प्रकाश का प्रतीक है, तूफान माने अंधकार का प्रतीक है, तो इन दोनों की जो कहानी है, इन दोनों का जो झगड़ा है, वो युगों युगों से चला आ रहा है। चाहे देवताओं और राक्षसों की बात देख लीजिए आप, ज्ञान और अज्ञान की बात देख लीजिए। जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञान स्वतः खत्म हो जाएगा, जहां अज्ञान होगा वहां ज्ञान होगा ही नहीं, जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञान नहीं होगा। तो ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, आप इस पर काफी डिस्कस कर सकते हैं और यह कहानी अपने शिक्षक को या अपने बच्चों को सुना सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसका ख भाग, जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो दीपक की ये सोने जैसी लो, लो का मतलब होता है प्रकाश पुंज। तो जो सोने के समान दमक रहा है प्रकाश पुंज, जो अनगिनत सालों से, युगों से जलता आ रहा है और उम्मीद की किरण जगा रहा है कि भाई आगे भी जलता रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल जो है पहले भी जलता रहा है और आगे भी जलता रहेगा, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो विद्यार्थी जो हैं, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों की सहायता से सामूहिक चर्चा करके इस गतिविधि को पूर्ण करें और इस पर डिस्कस करें। अगला है शब्दों के रूप। शब्दों के विभिन्न रूप होते हैं, देख लेते हैं कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अब शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं, इसके शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करें। अमावस, अमावस का अर्थ है अमावस्या। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ तो एक समान है, एक जैसा ही है। अमावस का अर्थ भी वही है और अमावस्या का अर्थ भी वही है, लेकिन इनके लिखने और बोलने में थोड़ा सा अंतर आ गया है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता में से खोजकर आपको लिखने हैं, कविता में से शब्दों को ढूंढना है। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजने हैं और लिखने हैं। तो ठीक है, हम बता देते हैं आपको। पहला है दिया, तो दिया से मिलता जुलता शब्द है दीप। दूसरा शब्द उजैला, उजैला से मिलता जुलता शब्द है उजाला। तीसरा है अनगिन, इससे मिलता जुलता शब्द है अनगिनत। चौथा है दिन, दिन से मिलता जुलता शब्द है दिवस। पांचवा है धरा, धरा से मिलता जुलता शब्द है धरती। छठा है सिल, सिल से मिलता जुलता शब्द है शिला। तो आप इस प्रकार से शब्दों के बारे में आप लिख सकते हैं। आगे करते हैं बच्चों अर्थ की बात। किसकी बात? अर्थ की बात। अब जो है शिल्प की बात की थी, अब भावार्थ की बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, अब बात किसकी करेंगे? भाव की करेंगे, अर्थ की करेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो इस पंक्ति में चलो, चलो के स्थान पर यदि रहो शब्द लिख करके जो है कवि आगे बढ़ जाता या आप बढ़ जाते, पढ़ लो, ठीक है।
तो इस शब्द के बोलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ गया, उसके अर्थ में क्या अंतर आया, उसके भाव में क्या अंतर आया, ये आपको जो है डिस्कस करना है। अब मेरे दृष्टिकोण से इसमें कोई भी अंतर नहीं आया है, लेकिन जलाते चलो यहां काव्य के दृष्टिकोण से ज्यादा आकर्षक है, इसलिए कवि ने रहो शब्द प्रयोग न करके चलो शब्द प्रयोग किया है। अर्थ एक ही है, ठीक है। ख पॉइंट क्या है इसका, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना अपना एक विशेष अर्थ होता है, बिल्कुल होता है। एक एक शब्द चुन करके मोती की तरह चुन चुन करके कवि को जो अपनी कविता में शब्दों को रखना पड़ता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का जो अर्थ है, कविता का जो भाव है, कविता का जो सौंदर्य है, वो बदल सकता है और उसकी सुंदरता में काफी अंतर आ सकता है। तो नीचे भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले, बिल्कुल जो है समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वो शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे अधिक उपयुक्त आपको लगता है या होगा या होना चाहिए। बहाते चलो, खालिस्तान, तुम वह निरंतर। अब देखिए तीन शब्द ब्रैकेट में दे रखे हैं, नैया, नाव और नौका। तो कौन सा शब्द, अर्थ तो एक ही है। तो यहां पर उत्तर में आप देखेंगे, कविता जब आप लिखने बैठेंगे तो नैया शब्द, नैया शब्द यहां परफेक्ट बैठ रहा है। नाव या नौका शब्द अगर आप उपयोग कर रहे हो तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बोलने में, ठीक है, गायन में अच्छा नहीं लग रहा। कभी तो तिमिर का खालिस्तान मिटेगा, ठीक है, तो मिलेगा, तो क्या मिलेगा, किनारा मिलेगा। अर्थ तो एक ही है, लेकिन तट, तीर या किनारा, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बोलने में समान समय लगना चाहिए, मात्राओं और शब्दों की समानता होनी चाहिए। तो शब्दों की समानता, मात्राओं की समानता, समय की समानता के लिए किनारा शब्द यहां उपयुक्त है, इसलिए किनारा शब्द यहां सही और सटीक रूप से बैठ रहा है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, रहेगा खालिस्तान पर दिया एक भी यदि। अब धरा, धरती, भूमि, ठीक है, ये तीनों शब्द का जो अर्थ है वो एक ही है, लेकिन यहां पर कौन सा सटीक बैठ रहा है, धरा बैठ रहा है, ठीक है। वही समय, बोलने में कितना समय लग रहा है, शब्दों में समानता कितनी है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो कभी तो निशा को खालिस्तान मिलेगा। अब सुबह, प्रातः, सवेरा एक ही अर्थ है, लेकिन यहां पर सवेरा, सवेरा उपयुक्त बैठ रहा है, इसलिए आप सवेरा शब्द यहां पर प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, जला दीप पहला तुम्ही ने, जला दीप पहला तुमने खालिस्तान की, तो अंधकार, तिमिर और अंधेरा, अंधेरे, तो ये बराबर है, तीनों का अर्थ समान है, लेकिन आपको वही जो कसौटी है जब उस पर हम परख करके चलेंगे तो तिमिर शब्द यहां उपयुक्त बैठ रहा है। अगला इसमें बिंदु है, चुनौती, खालिस्तान बार स्वीकार की थी, तो प्रथम, अव्वल या पहली, तो प्रथम शब्द यहां पर सटीक बैठ रहा है। इस प्रकार से आप इन शब्दों का चुनाव करेंगे। अगला बिंदु है प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, यानी कि प्रतीकात्मक भाव, ठीक है, उसका सिंबोलेटिक जो मीनिंग है वो क्या है, तो वो देख लेते हैं। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, निशा का अर्थ है रात, सवेरे का अर्थ है सुबह। देखिए किसी भी शब्द के दो प्रकार से हम अर्थ ले सकते हैं। शब्द की तीन शक्ति होती हैं, आगे जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्या कहा गया है, निशा का अर्थ मैं ज्यादा गहराई में नहीं आपको ले जाना चाहूंगा, ठीक है। निशा का अर्थ है रात, रात्रि, और सवेरे का अर्थ है सुबह। तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, तो निशा का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है और सवेरे का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, ये आपको यहां बताया है। आपने अनुभव किया होगा कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए बिल्कुल नहीं किया गया है, माने इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो नहीं लिया गया, बल्कि इनका भावार्थ लिया गया। तो अपने समूह में चर्चा करके पता लगे कि निशा और सवेरे का इस कविता में क्या अर्थ है, तो हम बता देते। तो निशा का अर्थ है यहां पर अंधेरा, अज्ञान, द्वेष, क्रोध, लोभ, लालच, चोरी, दूसरे की वस्तु को छीनने छपटने की भावना। और सवेरे का अर्थ क्या है, उजाला, प्रकाश, प्रेम, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, दूसरे की मदद की भावना, ठीक है, दूसरे की सहायता की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अहिंसा की भावना, दूसरे को न सताने की भावना। तो इस प्रकार से आप इसका भावार्थ समझेंगे। आगे चलते हैं, ख पार्ट इसका देख लेते हैं।
कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर रखिए। उपयुक्त स्थान पर जब आप रखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विपरीतार्थक शब्द यहां पर देखना पड़ेगा। जैसे निशा, तो निशा अपने विपरीतार्थक शब्द के साथ जोड़ा बना रही है और वो शब्द है सवेरा। तो निशा के सामने लिख देंगे सवेरा। अंधेरा, अंधेरा के सामने लिख देंगे उजाला। बुराई, बुराई के सामने लिख देंगे अच्छाई। अज्ञान, अज्ञान के सामने लिख देंगे ज्ञान। देश, देश के सामने लिख देंगे प्रेम। तो इस प्रकार से शब्दों के जोड़े बन जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा, ठीक है, के लिए कुछ शब्द सोचिए और नीचे कुछ संकेत दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं। इन चित्र के आधार पर आपको जो है बना देना है एक तालिका। कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इनको उपयुक्त स्थान पर लिखना है। जैसे दिया, दिए, अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, अंधेरा, तूफान, लो, स्वर्ण, जलना, बुझना। ये शब्द हैं यहां पर कुछ। लेकिन इन शब्दों को आपको किससे जोड़ना है? तो इन शब्दों को आपको दो भागों में आप बांट सकते हैं। दो परिवार इन शब्दों के बना सकते हैं। पहला परिवार बनेगा सवेरे का और दूसरा परिवार बनेगा निशा का। सवेरा जो शब्द है उसके परिवार में कौन कौन से शब्द रहेंगे, आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है उसका एक डायग्राम बना करके सुंदर A4 साइज सीट पर अपना प्रोजेक्ट बना करके तैयार करके अपने शिक्षक को दिखा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। तो सवेरा उसका जो परिवार है और उसका जो आपने फ्लो चार्ट बनाया उसमें कौन कौन से शब्दों को चुन करके रख सकते हैं? पूर्णिमा, दिवस, लो, ज्योति, जलना, दिए, स्वर्ण, उजेला, किनारा, ये सभी जो है सवेरा शब्द के परिवार में आ जाएंगे और इसका आप एक फ्लो चार्ट बना देंगे। अगला शब्द है, अगला मेन जो वर्ड है वो है निशा। तो निशा शब्द के परिवार में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? शिला, अंधेरा, तूफान, अमावस, अज्ञान, तिमिर, बुझना। तो ये जितने भी शब्द हैं ये निशा शब्द के सामने एक फ्लो चार्ट के रूप में A4 साइज शीट पर बना करके आप अपने शिक्षक को दिखा सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र देखिए और इन पर विचार कीजिए। तो देखिए जो नीचे चित्र दे रखे हैं उन पर आपको विचार करना है। ऊपर क्या दे रखा है? एक पहाड़ का चित्र दे रखा है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ा जाता है? एक आदमी को पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए देख रहे हैं तो वो उसके पुरुषार्थ, उसकी मेहनत, उसकी लगन को दर्शाता है। दूसरा चित्र अपोजिट है बिल्कुल, एक तरफ अंधकार यानी रात्रि का और दूसरी तरफ प्रकाश, वही चित्र है। वहां पर सूरज है, वहां पर रात्रि है। तीसरा है जो है फ्लावर्स यानी एक अकेला फ्लावर है, ठीक है, अपने स्वार्थ में अकेला पड़ा है, दूसरा अपने परिवार के साथ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि रात्रि में जो बादल हैं, कुछ समस्याएं हैं जीवन में, वो हमारे प्रकाश को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को ढक लेती हैं, लेकिन समय के साथ वो बादल छट जाते हैं और फिर से हमारे जीवन में आलोक फैल जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप इन चित्रों पर चर्चा कर सकते हैं। आगे अगला पॉइंट क्या है? पंक्ति से पंक्ति, लाइन से लाइन। ठीक है, हम कैसे मिलाएंगे? जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है, उदाहरण के दृष्टिकोण से दिखाया है। तुम्ही ने पहला दीप जलाकर तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे कुछ कविता की पंक्तियां दी गई हैं और उनको इसी प्रकार से वाक्य के रूप में लिखनी है, यानी पद्य को गद्य के रूप में कन्वर्ट करना है। तो वो पहली पंक्ति कौन सी है? बहाते चलो नाव तुम वो निरंतर। तो इसको वाक्य के रूप में कैसे लिखेंगे? तुम वह जीवन रूपी नाव निरंतर आगे ही बढ़ाते चलो। अगली पंक्ति देख लीजिए, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसको एक वाक्य के रूप में कैसे लिखेंगे? तुम ये दिए स्नेह भर भर कर जलाते चलो। तीसरी पंक्ति क्या है? बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। तो वाक्य के रूप में कैसे लिखेंगे? तुम इन्हें बुझाओ अन्यथा पथ नहीं मिल सकेगा। चौथी पंक्ति क्या है? मगर विश्व पर आज क्यों दिवस
ही में गिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इसको वाक्य के रूप में कैसे लिखेंगे? मगर आज विश्व पर दिवस ही में अमावस जैसी निशा क्यों घिरती आ रही है, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को वाक्यों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सा, सी, से का प्रयोग यहां पर खूब हुआ है, तो यहां पर हम देख लेते हैं इस पॉइंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। घिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, यानी कि उनको अंडरलाइन किया गया है। इनमें सी शब्द पर ध्यान देना है। यहां सी शब्द समानता को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा, सी, से का प्रयोग जब समानता यानी बराबरी दिखाने के लिए किया जाता है तो इससे पहले योजक चिन्ह जो ब्रैकेट में दिखा रखा है, छोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा, सी, से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिख देंगे। उत्तर कैसे बनाएंगे? हाँ, सा, सी, से का प्रयोग करते हुए 5 निम्नलिखित वाक्य इस प्रकार से रहेंगे। पहला, उसका चेहरा चांद सा चमक रहा है। दूसरा वाक्य, वह शेर सा बहादुर है। तीसरा, उसकी आवाज कोयल सी मधुर है। चौथा, वह बिजली सा तेज दौड़ता है। पांचवा, उसकी मुस्कान फूल सी सुंदर है। इस प्रकार से आप 5 वाक्यों का निर्माण कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला बिंदु है पाठ से आगे। तो इस पाठ से आपने क्या सीखा? रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी, तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी समाज के प्रति, इस जीवन के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए, समाज और संसार की भलाई के लिए काम करे, तो पूरी दुनिया इतनी सुंदर बन सकती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में आपको लिखना है, बताना है। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है। सेकंड पार्ट, इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए काम करने के लिए आपको मोटिवेट किया गया है, प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो, यानी आपका कोई मित्र निराश हो गया है, उसकी आशा टूट गई है, वो फेडअप हो गया है, तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? तो आप इसको लिख करके अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए। गय बिंदु है, क्या आपको कभी किसी ने कोई काम करने के लिए प्रेरित किया है? बिल्कुल किया है। आपके शिक्षक आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके माता पिता आपको सच बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके माता पिता आपको समय पर काम पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके माता पिता आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कब कब किया गया, कैसे किया गया, उन घटनाओं के बारे में आपको बताना है, लिखना है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। अगला बिंदु क्या है इसमें? अमावस और पूर्णिमा। अब तिथियों के बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं। भले शक्ति विज्ञान में है निहित कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अब यहां 2 शब्दों को अंडरलाइन किया गया, अमावस और पूर्णिमासी। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले काफी पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है, इनके रीजन क्या है? तो अब आपको आपकी इस कविता को आपके दूसरे सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी से, भूगोल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट से। आप आकाश में रात को चंद्रमा जरूर देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन आपको एक जैसा दिखाई देता, समान दिखाई देता है? नहीं ना, चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है।
कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो इसके बारे में अधिक आप अपने ज्योग्राफी के शिक्षक से अधिक डिस्कस कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है, यानी कि चंद्रमा पर किसकी परछाई पड़ती है, किसका शैडो पड़ता है, किसका प्रतिबिंब पड़ता है, धरती का। तो इससे पृथ्वी की जो छाया है, शैडो है, वो चंद्रमा पर पड़ जाता है, जो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि शैडो एक जैसा नहीं रहता। आप एक स्थान पर खड़े होकर के देखिए, जैसे जैसे सूरज गति करेगा तो आपका जो शैडो है, आपका जो प्रतिछाया है, वो भी जो है गति करेगी। तो सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट के, बिना किसी बाधा के चंद्रमा पर पहुंच जाता है, उतना ही चंद्रमा का भाग हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। और जितने भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, उतना भाग हमें अंधकार में दिखाई देता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। तो उजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को जो चंद्रमा है उसकी कला कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि चांद पर पूरी की पूरी छाया पृथ्वी की पड़ती है और चांद उस छाया के पीछे छुप जाता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। रात घनी काली अंधकार से परिपूर्ण होती है। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है काला। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाएं जब बढ़ती हैं तो उसके दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं, क्योंकि शुक्ल का अर्थ होता है उजाला यानी श्वेत। ठीक है। तो इस प्रकार से एक डायग्राम के माध्यम से भी ये सब चीज यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप जो है इस प्रकार से इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। अब है जी तिथि पत्र। तिथि पत्र का मतलब क्या है? तिथि पत्र का मतलब है कैलेंडर। तो आपने तिथि पत्र यानी कैलेंडर जरूर देखा होगा, सबके घरों में टंगा रहता है। उसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। तो यहां पर एक उदाहरण के रूप में एक महीने का पृष्ठ दिया गया है और इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ठीक है जी। तो दे देंगे जी। देख लेते हैं इस तिथि पत्र को। ये जनवरी का है, जनवरी 2023 का। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो पहले देखिए, जैसे एक जो इसकी फर्स्ट डेट है, 1 जनवरी है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट को तो 1 जनवरी है ही, इधर है रविवार और इसके नीचे दे रखा है दसवीं, यानी शुक्ल पक्ष की दसवीं। ठीक है। कौन से पक्ष की? शुक्ल पक्ष की, यानी कि अब चंद्रमा बढ़ रहा है और पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। पूर्णिमा को चांद पूरा हो जाएगा, उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा घटना शुरू हो जाएगा। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कौन सा, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं? तो दिए गए महीने में अगर अंग्रेजी हिसाब से देखें तो 31 दिन है। सेकंड क्वेश्चन है पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है? तो पूर्णिमा 6 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है और अमावस्या 21 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। तीसरा प्रश्न है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी, तो दोनों के बीच में कितने दिनों का अंतर है बच्चों? तो दोनों के बीच में, क्योंकि सप्तमी से सप्तमी यानी कि 15 दिन का अंतर सीधा सीधा हो गया। आगे चलते हैं। इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन है? तो 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष में। ठीक है। हाँ, बसंत पंचमी की तिथि कब पड़ रही है? तो बसंत पंचमी की तिथि 26 जनवरी को पड़ रही है। 26 जनवरी को नीचे लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो बसंत पंचमी। आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर सकते हैं। आज की पहेली, तो आज की पहेली पर डिस्कस कर लेते हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ क्या है? तो पवन शब्द का अर्थ है हवा। ठीक है। क्या है? हवा। शब्द पहेली है, एक वर्ड पजल है।
यहां पर दे रखा है, इसको गौर से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो नीचे एक अक्षर जाल है, वर्ड पजल है, इसमें पवन शब्द के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छुपे हैं, यानी कि पवन के पर्यायवाची हैं। यहां पर सीधी सीधी बात यह है, आपको उन्हें खोजना है, उन पर घेरा बनाना है, जैसे यहां बना रखा हवा पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा एक हमने पहले ही बना दिया है। तो देखते हैं, हम इसकी खोजबीन करते हैं। तो पहला शब्द मुझे इसमें दिखाई दे रहा है बच्चों, पवन, लेफ्ट हैंड साइड पवन। दूसरा भी मुझे शब्द दिखाई दे रहा है नीचे लास्ट में, मारुत, मारुत, मारुत माने भी हवा होता है। तीसरा भी मुझे दिखाई दे गया है, बयार, बयार शब्द मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। अगला शब्द इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, समीर, आप भी ढूंढ लीजिए, समीर, बीच वाली लाइन में लास्ट वाले 3 कॉलम। अगला है, हवा तो है हो ही गया, वायु, वायु भी मुझे दिखाई दे रहा है, हवा वाला वा और इससे अगला ही यू, वायु। अगला है वात, बिल्कुल हवा वाला वा और इसके नीचे तय, वात। अनिल, अनिल माने भी हवा होता है, तो अनिल में मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, सेकंड लाइन में सेकंड शब्द, अनिल, तीनों को जोड़ दीजिए, अनिल बन जाएगा। खोजबीन के लिए, तो ठीक है, खोजबीन के लिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या हमारे सामने टारगेट रखा गया है खोजबीन के लिए। कविता से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन्हें पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड की सहायता से पढ़े। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों, आपने जो है इस पूरे वीडियो को अच्छी प्रकार से समझा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही आसान हिंदी भाषा में आसान तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। प्यारे बच्चों, याद रखिए, जब तक एक भी दीप संसार में जलता रहेगा, अंधेरा कभी भी जीत नहीं सकता। इसलिए जलाते चलो ये दिए स्नेह भरभर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ